काले धन पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को अमान्य करार दे दिया। अब इन नोटों के जरिए लेन देन नहीं किया जा सकता। काले धन वालों को झटका देने के लिए सरकार का ये फैसला साहसिक था। जाली नोट पर लगाम लगाने, आतंकियों का वित्त पोषण रोकने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ही अर्थशास्त्रियों का मानना है। माना जा रहा है कि सबसे बड़े आर्थिक बदलाव के रूप में विमुद्रीकरण जीएसटी को भी पीछे छोड़ देगा। आइए जानते हैं कि नोटबंदी का जीएसटी पर कितना असर पड़ेगा। केंद्र सरकार को शीतकालीन सत्र में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े 3 बिल पेश करने हैं। जीएसटी के लिए नोटबंदी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ 87 लाख लोग ही टैक्स जमा करते हैं। नोटबंदी के चलते टैक्स रिटर्न भरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे टैक्स प्रणाली को मजबूती मिलेगी। वहीं नोटबंदी के चलते लोगों को अपने बड़े नोट बैंकों में जमा करने पड़ रहे हैं। तय सीमा से ज्यादा कैश पर मिलने वाले टैक्स से भी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। अभी सेंट्रल एक्साइज के तहत बिजनेसमैन को जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जीएसटी लागू होने पर ये छूट काफी कम हो जाएगी और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने जा रहा है। इस लिहाज से ये एक इंटीग्रेटेड स्टेप है, जिससे देश को आगे खासा फायदा मिलेगा। देश में छिपी हुई करेंसी नष्ट हो जाएगी। टैक्स बेस बढ़ने से सरकार के खजाने में भी ज्यादा पैसे आएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए 4 स्तर के टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान किया गया। जीएसटी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। साथ ही एक देश एक टैक्स को सार्थक बनाने की दिशा में जहां जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगा, वहीं नोटबंदी की मदद से कर के मोर्चे पर और पारदर्शिता आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि बड़े नोटों के बंद होने से भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में करीबन 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। And let's begin this discussion with Mr. Pratik Jain. Mr. Jain, talking about GST being on the anvil and this whole demonetization mode, if we look at both of them in tandem, how is it really going to be working? See, one thing, I mean, government is very clear that they want to really hit the black money hard. Yes. Okay. Now, GST as such is also expected to achieve one of this objective is to hit the black money hard. How would it happen? Every transaction in the GST is going to be tracked through the GSTN system. All business to business transactions is tracked. So a manufacturer selling to the wholesaler, wholesaler selling to the retailer, and even retailer to the end customer, at an aggregate level, they have to put in all the details to the GSTN system. And therefore, if I show something as a purchase, it becomes part of my stock. And if I don't show that as a sale, the government will immediately track you down, right? And therefore, inherently, GST has this advantage, the whole structure, that it reduces black money. Now, the demonetization thing, what it does is, it makes it even difficult for anybody to engage into a trade where you don't pay GST. Because first to start with, the cash in the country is completely squeezed out, right? So you don't have cash to really undertake a cash transaction. And it's likely that in next few months, the situation would ease up, but it will not be a situation where you'll have, crores and crores of cash, right? So it discourages that. So all in all, if you look at demonetization coupled with GST, in next 1 or 2 years, substantial part of parallel economy should be part of the to the mainstream, and that is, you just heard that Indian GDP will increase by 1 or 2%. One of the main reason why the government believes it will increase is that parallel economy will shrink. So in that sense, GST and demonetization, to my mind, go hand in hand. इसी का आपने कि जो पैरेलल इकॉनमी है, अगर वो व्यवस्था में आती है तो एक तो जो शैडो इकॉनमी जिसे हम कह रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो कितने रफ्तार से आगे बढ़ रही है और एक्चुअली वो अकाउंट होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई जीएसटी नेटवर्क से बाहर रहना चाहता है, क्या उसको कोई नुकसान है? क्या उसके पास ऐसा करने का ऑप्शन है? नहीं, उसके पास ऑप्शन तभी है जब वो सालाना 20 लाख से कम का सेल करता है। अगर 20 लाख से ऊपर का आप सेल करते हो तो आपको एक मैंडेटरी है जीएसटी के अंदर रहना। और अगर मैं जीएसटी के बाहर रहना चाहता हूँ,
जो मैं परचेज कर रहा हूँ उस पर तो मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ और आगे मैं जीएसटी नहीं पे कर रहा हूँ, तो उससे जो परचेज पे जो जीएसटी मैंने पे किया उसका तो नुकसान हो जाएगा। और अगर आगे मेरा जो कस्टमर है उसको वो भी जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकता है, तो वो मेरे पास आएगा, बोलेगा मुझे आप इनवॉइस पे जीएसटी लगा के दीजिए क्योंकि जीएसटी मेरे लिए कॉस्ट नहीं है। आज के डेट में बहुत जगह पे वो कॉस्ट बन जाता है, तो इसलिए ऑप्शन वो तभी है जब 20 लाख से ऊपर नीचे सालाना आए हो, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है उसमें कोई। तो आप एडवाइस कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम पर आएँ, फॉर्मल सिस्टम में ज्वाइन करें और तभी एज अ ट्रेडर या एज अ बिजनेसमैन भी उनको फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज नुकसान में रहेंगे अगर इस सिस्टम के साथ नहीं चलते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान में रहेंगे क्योंकि लोग उनके साथ डील करना नहीं चाहेंगे जो भी। और अच्छा, एक और चीज़ जीएसटी में बता दूं कि मैं अगर व्यापारी हूं, मैंने कुछ सामान खरीदा तो मुझे जीएसटी का क्रेडिट तभी मिलेगा जब जो वेंडर है मेरा उसने वो जीएसटी सिस्टम पे वो इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया है और टैक्स पे कर दिया है। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं ऐसे वेंडर के साथ डील करूं जो एक ईमानदार हो, जो टैक्स पेयर हो। और इसलिए बहुत सारी कंपनियां अभी आज के में देख रही हैं कि जितने वेंडर से वो डील करते हैं उसको लिस्ट को थोड़ा कर्टेल करके छोटा किया जाए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Mr. Jain, we're also talking about how demonetization will widen the tax net. If you could explain that for our viewers as well. So what it basically does is that it disincentivizes the cash hoarding. Okay, so and for us salary class, it was been a long term sort of a pain that we pay all the taxes and a lot of businessmen they don't. So now you are forced, right? What will you do with the cash that you generate, right? So you don't have option. Tomorrow, I mean, symbolically also, now people will think, now this 2,000 rupees note has come, but what if the government decides after 2 years to withdraw that, right? So the incentive for tax evasion substantially goes down, right? And that would prompt, along with GST, to more and more businesses to come into the tax net, and hopefully the government would decrease the tax rates as well to encourage people to do more. So overall, it means less of cash, more of electronic transaction, more of banking transaction, and more tax for the government. प्रतीक, अभी ये जो बातचीत चल रही है केंद्र और राज्य के बीच में वो क्या है? ये जो डुअल कंट्रोल पर अभी सहमत नहीं बन पाई, जो हम बार बार करें, थोड़ा सा समझाएं वो है क्या, वहाँ पर बात। देखिए, डुअल कंट्रोल में क्या इशू है कि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है देश में वो एक डुअल जीएसटी होगा। तो जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आप सेंट्रल जीएसटी भी पे करेंगे और स्टेट जीएसटी भी पे करेंगे। आज आप देखें तो बहुत सारे जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर सिर्फ सर्विस टैक्स पे करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। ऐसे अगर मैं व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी हूँ, सिर्फ मैं वैट पे करता हूँ और मैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता हूँ। अब क्या होगा कि सारे के सारे व्यापारी, और करीब 1 करोड़ व्यापारी हैं देश में, जो दोनों के दायरे में आ जाएंगे, सेंटर और स्टेट। तो इंडस्ट्री ने ये बोला कि भाई वो ठीक है, हम दोनों के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन एक असेसमेंट और ऑडिट और स्क्रूटनी का जो प्रोविजन है, आई ओनली वांट टू डील विद वन ऑफिसर। मैं 2 अलग अलग अथॉरिटी से नहीं डील करना चाहता, क्योंकि लॉ आपका सेम है, रेट ऑफ टैक्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। आप 2 अलग अलग ऑफिसर, कभी एक ऑफिसर हमारे पास आ रहा है ऑडिट करने के लिए, कभी दूसरा ऑफिसर उसी चीज़ को ऑडिट करने के लिए आ रहा है। तो एक आम सहमति ये बनी सेंटर और स्टेट के बीच में कि एक ही ऑफिसर होगा, एक ही कंट्रोल होगा। आप टैक्स अलग अलग पे करेंगे लेकिन एक ही ऑफिसर आपसे डील करेगा। अब उसमें सहमति ये नहीं बन पा रही है कि कैसे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब अगर हमारे देश में 1 करोड़ व्यापारी हैं, उसमें से कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाएगा? 50 लाख होगा, 40 लाख का 60 लाख होगा, क्या होगा? तो उसमें जो अभी 2 ऑप्शंस टेबल पे हैं, एक ये है कि 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है उसको सारा स्टेट को दे दिया जाए, उसके ऊपर का जो टर्नओवर है उसको किसी बेसिस पे डिवाइड कर लिया जाए। दूसरा ये ऑप्शन है कि ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल स्प्लिट नहीं किया जाए कि 1.5 करोड़ से ऊपर नीचे जितने भी व्यापारी हैं सबको किसी एक ऑप्शन फार्मूला के तहत उसको डिवाइड कर दिया जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक तीसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि आप पूरे व्यापारी को 1 करोड़ को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसमें से ऐसे निकालिए जो 1 लाख 2 लाख जिनका असेसमेंट होने वाला है, जिनका ऑडिट होने वाला है, आप सिर्फ उन्हीं को डिवाइड कीजिए। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न आज फाइल करते हैं, आपको थोड़ी पता होता है कि कौन आपको असेस करने वाला है या कौन ऑफिसर के पास आपका रिटर्न जा रहा है, आपको तो नहीं पता होता है। सो व्हाई डू वी नीड टू नो? सो आप एक जीएसटी का प्रोसेस ऐसा है कि एक तो रोबोट की तरह काम होना चाहिए कि भाई आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो कौन आपको असेस कर रहा है, आपको कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो एक तीसरा थॉट प्रोसेस ये है कि सिर्फ वो जो व्यापारी हैं जिनका असेसमेंट और स्क्रूटनी होगा उसको आप डिवाइड करें। तो ये चीजें अभी चल रही हैं, इसमें सहमति नहीं बन पाई है। मुझे लगता है आज फिर मीटिंग है वो ब्यूरोक्रेट लेवल पे, तो होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू डेज वो रिजॉल्व कर लेंगे इसको।
Well, we're hoping for that as well. But Pratik, if we talk about the end benefit to the consumer with this whole demonetization and GST, we'll be talking about less cash transactions here. How does it benefit the consumer, if you could explain that in simple terms? So, multiple things. One is that it is more transparent system. So, on the invoice, I can see how much tax I'm paying. And you know, today what happens is excise duty is charged at the factory level. So when you go and buy something, you don't know how much tax has been already paid on that product. Now you will be as a customer. Second is that you know, the prices of manufactured products are expected to come down significantly, because today the effective rate on many products is 27-28%. If it comes down to 18%, that would mean that you know, the prices will come down. So that benefits consumers. Also, it's a simple process, right? Simple tax system. So today, as a consumer, I need to see what is the tax rate in Haryana, what is the tax rate in Delhi, and you know, and then try and see where should I buy from. It is expected that GST would be same across all states. So as a consumer, my choices become simpler. Then what about the handicraft and the indigenous sector space? How does it work for them? So see, government has come up with multiple tax rates. So they're talking about 0, 5%, 12, 18 and 28, right? I'm sure that some of these things that you talked about, handicraft, etc., would fall under a concessional rate of maybe 5%, etc. And domestic manufactured product or imported product, there will not be any distinction largely. You know, whether you manufacture locally or you import, GST rate is likely to be same, except for few sectors like telecom, etc., where there is a current incentive for domestic manufacturing. That may continue in some form and shape, but otherwise there's not likely to be any difference between imported product and domestically manufactured product. बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं जीएसटी को लेकर के वो दूर करने की कोशिश हम इस शो के जरिए कर रहे हैं. कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं. छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल और जवाब ट्विटर और जीमेल के जरिए आप अब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back. You're watching Business Morning, our special segment Economy Today, and those questions that you've been asking, it's time to get Pratik Jain to answer those for you. Let's take in our first question through Gmail that we've got from our viewers. When is it known that a lot of black money is in the form of real estate, jewelry and other assets and not money? Then Pankaj Alawat really wants to know this, why this rigorous, painful and expensive exercise of demonetization is being carried out. Okay, his thing is that black money is mostly parked in these asset classes, and then why demonetize those 500 and 1,000 rupee notes? No, I think this is a part of the process. I mean, he's right that black money is there in cash, it's there in various other forms, but it has a cascading impact, right? I mean, if you squeeze out the cash, okay, you immediately would have a situation where your prices of real estate will come down, right? Because today, if I go and sell, I may not get buyers, right? So I think government perhaps has a long-term plan to say, you know, they started with Jan Dhan Yojana, they wanted to make the banking system stronger, and they opened close to 20 crore bank account, and now they have done that. I'm sure that the next wave of the measure would see, you know, Benami transactions and the real estate, etc. So it's only a process to my mind. It's not as if this is the only measure the government will take.
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं शायद ट्विटर के ज़रिए श्रेयश्यांश को जानना चाह रहे हैं, ये अपने अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं और ट्विटर के ज़रिए जो उन्होंने सवाल भेजा है उन्होंने कुछ द इम्पोर्ट ऑफ चाइना विल स्लो डाउन इन मीडियम टर्म ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन, इफ सो व्हिच सेक्टर्स, कुछ So basically they're really trying to ask, will demonetization affect imports and particularly those Chinese imports? या फिर आप जीएसटी से भी जोड़ के इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। No, and okay, so I don't have a view on this, frankly, because I don't know how much of import is happening today in cash, right? So when you import, most of this transaction will always take place through banking channel. So if it takes through banking channel, it should not. I mean, of course, in a short term, you will see a demand dropping of a lot of products, including, let's say, toys and electronic items, etc., because people just suddenly find that, you know, discretionary spend they don't want to do. And because of fall in demand, you could see an impact on import. But otherwise, I don't think that a lot of import takes place by cash. So I don't think importation per se will get impacted. Because of the demand slowdown, it could, your import could be lesser in short term. But I don't think after 3, 4, 5 months, you will really see an impact on imports. You know, if we connect it to another question, and we're talking about GST and how prices could be coming down to that, then do you think we're going to see more of our Indian manufactured goods getting more popularity, or Absolutely. that price competitiveness coming through? And then maybe if you link it to that, we could see less imports. Absolutely, and that's a point which is not related to demonetization, but GST does incentivize domestic manufacturing, right? Because today in the supply chain, there are a lot of taxes which become a cost. Tomorrow it won't be, and therefore manufactured products prices should come down. For imported products, in addition to GST, you will continue to have basic custom duty, right, of 7.5% or 10%. And that 10% basic custom duty, you are not going to get any offset for, right? So imported stuff at least will be more expensive by 10%, because 10% is the additional tax that you pay or duty that you pay on import, right? So that way, and even otherwise, I mean, supply chain will substantially ease out. Prime Minister has talked about that today. If the truck moves from Kashmir to Kanyakumari, it takes 10 days because at each checkpost it has to stop and things like that. Under GST, over a period of time, it is expected to take 3 days or 4 days. So the supply chain is eased out, and therefore doing business is easier. Excess of goods to the customer is easier, and therefore consumers are benefited. सीधे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन है। शायद जयशंकर जी हैं जिनका सवाल हम लेंगे ट्वीट के जरिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल है, डीमोनेटाइजेशन जीएसटी क्या 1 अप्रैल 2017 से एक साथ इस इकॉनमी को प्रभावित करेगा? जयशंकर जी जानना चाह रहे हैं। ये प्रभावित जरूर करेगा। कुछ लोगों का ये व्यू ये है कि शायद जीएसटी को कुछ दिन के लिए डिफर करना चाहिए, क्योंकि अचानक अब सिस्टम में से कैश खत्म हो गया और जीएसटी भी एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। जैसे आप डीमोनेटाइजेशन को आप एक डिसरप्शन मानते हैं, जीएसटी भी बहुत बड़ा एक डिसरप्शन है। इसलिए शायद 1 अप्रैल को बढ़ा के 1 जुलाई कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ ज़रूरत है, क्योंकि जीएसटी में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जीएसटी को फ़ायदा ही होने वाला है। गवर्नमेंट का टैक्स बेस और बढ़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि व्यापारियों को इससे कुछ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तब तक कैश काफ़ी आ जाएगा मार्केट में। और ऐसे भी जीएसटी में व्यापारी जो हैं वो टैक्स की पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। वो भी एक प्रोविजन लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट। सो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ खास असर पड़ने वाला है जीएसटी पे। Let's take in our next question, Ajay. I think we're getting more tweets on this whole demonetization and GST through Twitter. Let's see the next tweet that we have for us. That how is demonetization helpful to GST? शायद इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। We discussed that. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीमेल के जरिए सुमित मिश्रा कुछ जानना चाहते हैं, या फिर अगर अगला ट्वीट हम ले पाएँ, प्लीज़ अगला ट्वीट या फिर जीमेल का सवाल चला दें जीमेल के जरिए। वाई एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटर स्टेट जीएसटी? ये शायद अच्छा सवाल है, सुमित जी जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैं बताया कि जीएसटी एक डुअल जीएसटी लगेगा। सारे ट्रांजैक्शन जो विद इन स्टेट होंगे, अगर मैं दिल्ली में सेल कर रहा हूँ और मेरा कस्टमर भी दिल्ली में है, तो उस पर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी अलग अलग लगेगा। अच्छा। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता हूँ, अगर मेरा कस्टमर गुड़गांव में है और मैं दिल्ली से सेल कर रहा हूँ,
तो उस पर अगर अलग अलग CGST SGST नहीं पे करना होगा, उस पर आप एक टैक्स पे करेंगे, IGST, और उस IGST में से जो भी स्टेट GST का कंपोनेंट होगा जो हरियाणा को मिलना है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा को दे देगी। तो व्यापारियों को आकर के गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन लेने की, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे दिल्ली में और IGST पे करेंगे, और IGST से जो स्टेट का कंपोनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो IGST कंसेप्चुअली सेंट्रल GST और स्टेट GST का सम टोटल होगा, और वो आप जैसे 18% रेट है, 9% CGST है, 9% SGST है, तो आपका IGST 18% होगा। उसमें से आप 18% पे करेंगे अगर आप व्यापारी हो तो, और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को दे देगी। और IGST को एडमिनिस्टर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला ट्वीट किसका है, शायद आशुतोष या फिर संजीव बंसल जी का सवाल स्क्रीन पर आता हुआ। वाई गवर्नमेंट डिडंट पुट सिंगल टैक्स रेट इन GST? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 4 डिफरेंट टैक्स रेट्स? आशुतोष, See, you have to understand that in Indian system for last 50-60 years, the tax structure has evolved in a certain manner. Each state have their own tax rates on multiple products. There are plethora of exemptions and concessions that apply, right? For example, most of the food products are liable to either 0 rate or 4-5% effective rate. Now, if you want to have a single rate, either you have to increase that to 18%. Or decrease it to nil, right? And either of that will have an impact, right? So because you have multiple tax rate structure today, I think in the short run, it was not possible for the government to look at only 1 or 2 rates. But in a classical GST system, ideally you should look at only 1 rate or 2 rate at most. And hopefully over a period of time, government will reach there. But as of now, I think the reality of the situation is that we'll have to live with multiple rate structure. May not be ideal, but that's the best way to go as of now. All right, let's take in our next tweet and find out what our Twitter user wants to know from Pratik Jain. Well, can GST be launched immediately? If not, how sure are we to implement it by the 1st of April? So GST can be implemented from any time. I mean, I think 1st April government is looking at, and they're very serious about it. If you look at the components of GST which are required, the laws are already ready. The draft is already there in the public domain. It will get approved by the GST Council soon. The government IT infrastructure is ready. They are doing trainings. In fact, they're doing a lot of outreach program. Today in the morning when I was coming here on the radio, they were talking about GST and all that. So government is really reaching out to the consumers. So I think 1st April 17 is realistic to my mind. Of course, politically, you'll have to see how situation evolves over next few days. But I think 1st April 17 is a very, very serious date, and government wants to implement GST from that date. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल ट्विटर के जरिए भी जानना चाह रहे हैं, जिसका कुछ का जवाब तो हम दे चुके हैं। हाउ डिमोनेटाइजेशन हेल्प टू कर्ब इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कमिंग GST? अच्छा, इन्फ्लेशन पे GST और ये जो डिसरप्शन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का, उसका जरूर just thinking that demonetization may have actually it has come in the right time, because what happens is GST is always in a short run leads to inflationary. And people say that demonetization will lead to deflation, because suddenly your demand will come down and you suck the cash out. So you see next 3-4 months might be, your inflation will substantially come down, and even if under GST if slightly increases, you still can manage it well. So I think it's timely from that perspective for the government to see demonetization now and then GST from 1st April. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पे क्या असर पड़ेगा, कुछ लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लॉन्ग रन में असर जानना चाह रहे हैं। एक साहब पूछ रहे हैं नरदेश जी की लग्जरी कार्स को आपने GST के हायर ब्रैकेट में क्यों रखा जबकि वो पॉल्यूशन कम करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं, और ये सोशल मीडिया या फिर इसको हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन ओवरऑल अगर सवाल है हमारे पास जीमेल या ट्विटर के ज़रिए तो हम बढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो अंत में सम अप अगर करना चाहें GST को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के, और क्या आपको लगता है कि ये जो सेशन है जो चल रहा है उसमें ये जो GST लॉज हैं वो पास हो पाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा कदम होगा, और क्या ये मनी बिल होगा जिस तरह से सरकार कह रही है? नहीं, वो देखिए अगले 2-3 दिन में पता लगेगा। अब 25 तारीख को GST काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है उसमें ड्राफ्ट लॉ अगर उन्होंने अप्रूव करा लिया तो मुझे लगता है ये जो इश्यू जो अभी चल रहा है डुअल कंट्रोल पे, वो अगर कुछ दिन बाद भी रिजॉल्व होता है तो उससे फर्क नहीं कुछ खास पड़ता। अगर एक बार लॉ आपका पास हो गया पार्लियामेंट में और आ गया,
और अगर लॉ वर्स्ट केस में बजट सेशन में भी पास होता है, फिर सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं जिनको आप कभी भी ले सकते हाँ, हैं। उसको तो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें सारी जीएसटी के जो डिसीजन है अभी काउंसिल कंसेंसस से लिया है, अभी तक वोटिंग तो एक बार भी हुई नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल सेंटर और स्टेट रियली हैव कम टुगेदर इन दिस, सो आई एम क्वाइट होपफुल, बट लेट्स सी हाउ व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट 1 week or so. But even if it gets delayed, maybe by 3 months, I don't see it going beyond July 1, 2017 at this point in time. लेकिन चूंकि टैक्स लॉ है तो मनी बिल होगा और उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, राज्यसभा से आपको पारित कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें मेरे ख्याल से वो जो डिस्कशन जो फाइनेंस बिल और मनी बिल द्वारा तो हो ही नहीं रहा है। आई थिंक पीपल आर अज्यूमिंग दैट इट विल कम एज अ मनी बिल एज ऑफ नाउ, एंड आई थिंक गवर्नमेंट may not take a risk of sending it to the Rajya Sabha as of now. So I think that is how government will want to do it. All right, Mr. Jain, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us here, answering those queries for our viewers as well. चलो, तो इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल इकॉनमी टुडे में हम समझने की कोशिश करेंगे डीमोनेटाइजेशन का जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, छोटे और मध्यम उद्योग कैसे इस परेशानी से निपटे हैं और क्या उनके लिए लंबी अवधि में ये फायदे का सौदा साबित होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।